नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 11वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से भी जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास सेकंड रहने वाला है, मतलब दूसरा रहने वाला है। ठीक है, तो आज से आप लोगों का जब तक कि क्लास हो नहीं जाता ना, मैराथन क्लास के माध्यम से आप लोगों को क्या करूँगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से ना प्रश्न ले लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों का अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो इसीलिए आप लोगों को ये जो मैराथन क्लास है ना, उसको आप लोगों को हमेशा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जब भी लेकर के आऊँ तो अच्छे से पढ़ना। क्यों? क्योंकि जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि के विषय में, तो उस टॉपिक से ना जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको छांट करके लाता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, ये क्लास को अटेम्प्ट करना है और आप लोगों को अपना रिविज़न करते हुए चलना है। मतलब जितना आप लोगों ने पढ़ा है ना, उन सारी चीज़ों का रिविज़न करते हुए चलना है। अभी का टाइम जो है ना वो आप लोगों का रिवीजन का टाइम है, तो इसीलिए आप लोगों को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्योंकि जितना पढ़े उसको रिवीजन करोगे तब ना याद रहेगा। जी हाँ, तो इसीलिए आप लोगों को रिवीजन करते हुए चलना है। और आप लोगों को ना ये जो क्वेश्चन क्रमांक है ना उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि छाट करके लाया हो ना आप लोगों का अलग अलग टॉपिक का, तो इसीलिए क्वेश्चन क्रमांक उल्टा पुल्टा है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं जो जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ ना, उसको अच्छे से समझिएगा। और आप लोगों के लिए मैं ना लगभग 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन, तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग खुद आंसर नहीं लोगे तो कैसे बना पाओगे जी। एग्जाम में मैं थोड़ी ना आऊँगा आप लोगों को बताने, तो खुद आप लोगों को आंसर लेना। और लास्ट में ज़रूर ये डिसाइड कीजिएगा कि आप लोगों का इस 15-20 क्वेश्चन में कितना आंसर सही हुआ, ये बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहता है मेरा, कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जैसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसी उम्मीद के साथ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह है कोहलबर्ग की अवस्था। तो आपको बताना है कि ये जो कंडीशन है ना वो कोहलबर्ग की किस अवस्था को इंगित करता है, बताता है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए सजा तथा आज्ञाकारिता चरण 1, ऑप्शन बी व्यक्ति केंद्रित परियोजना तथा विनिमय चरण 2, ऑप्शन सी अच्छा लड़का या अच्छा लड़की चरण 3, या ऑप्शन डी अधिकार तथा सामाजिक व्यवस्था बनाना चरण 4। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? एटलीस्ट आप लोग गैस कीजिए, फिर मैं आप लोगों को ना इसका विस्तार पूर्वक आंसर बताऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन पहले खुद आंसर लेने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए सजा तथा आज्ञाकारिता चरण 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह है कोहलबर्ग की अवस्था। तो वो कोहलबर्ग की जो अवस्था होगा ना वो सजा तथा आज्ञाकारिता चरण 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा ये जान लो कोहलबर्ग है कौन और इन्होंने क्या दिया था। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि कोहलबर्ग जो है ना वो एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है कि कोहलबर्ग जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब नैतिक विकास क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लो। नैतिक विकास का मतलब ये होता है कि एक जो बालक है ना वो सही और गलत में फ़र्क करे, उचित क्या है अनुचित क्या है, क्या गलत है क्या सही है, क्या किसको करने से हम इसको सज़ा मिल सकता है, किसको नहीं करेगा। तो इस प्रकार की जब ना वो सोचता है समझता है और सही निर्णय ले पाता है ना, तो उसकी निर्णय लेने की जो क्षमता होता है उसको नैतिक विकास कहते हैं। ठीक है, मतलब उसको नैतिकता के नाम से भी जानते हैं। तो कोहलबर्ग ने क्या किया था, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को 3 भागों में उन्होंने बांटा था। कौन कौन सा 3 भाग, तो इसे नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहला चरण जो होगा ना कोहलबर्ग के नैतिक विकास का, वो पूर्व परंपरागत अवस्था हो जाएगा। क्या? तो
सबसे पहला जो अवस्था होगा वो पूर्व परंपरागत अवस्था हो जाएगा, और इसका जो एज है ना वो 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की इन्होंने रखा है ना। तो ये जो पूर्व परंपरागत अवस्था है ना, इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। पहले आप लोग ना 3 जो अलग अलग अवस्था बांटे उसको बता दे रहा हूँ, फिर इसके अंदर को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, पूर्व परंपरागत अवस्था हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो आएगा वो परंपरागत अवस्था हो जाएगा, और तीसरा जो होगा वो उत्तर परंपरागत अवस्था होगा। पहला पूर्व परंपरागत अवस्था 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की उम्र में बांटा है। दूसरा जो होगा वो परंपरागत अवस्था होगा, और इसका जो एज है वो 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष की उम्र तक की बांटा है। और तीसरा जो होगा वो उत्तर परंपरागत अवस्था होगा, और इसको जो बांटा है ना वो 13 वर्ष से अधिक जो उम्र है ना उसको उत्तर परंपरागत में बांटा है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। अब सबसे पहला थोड़ा सा इसके अंदर के बारे में जान लो। पूर्व परंपरागत अवस्था में जो बांटा है ना, इसके अंतर्गत पहला जो आएगा वो सजा और दंड का अवस्था आ जाएगा। सजा या आज्ञाकारिता या सजा या दंड की अवस्था इसके अंतर्गत पहला आ जाएगा, और दूसरा जो आएगा वो अहंकार की अवस्था इसमें दूसरा आ जाएगा। ये जो है ना वो पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा दूसरा जो होगा ना वो परंपरागत अवस्था होगा। परंपरागत अवस्था में ना 2 प्रकार से इसमें भी आएगा। इसके अंदर प्रशंसा की अवस्था आता है और सामाजिक अनुरूपता की अवस्था आता है इसके अंतर्गत, जो परंपरागत अवस्था दूसरा है उसके अंतर्गत। तीसरा जो आएगा वो क्या होगा, उत्तर परंपरागत अवस्था इसमें दिया, और 13 वर्ष से अधिक इसका उम्र है। इसमें जो आएगा वो सामाजिक सहमति की अवस्था आता है और विवेक की अवस्था आता है। आप लोगों को केवल 3 को याद रखना है। पहला जो है वो पूर्व परंपरागत अवस्था होगा, दूसरा परंपरागत अवस्था होगा, और तीसरा उत्तर परंपरागत अवस्था होगा। इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में बोला है ना इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। एक बच्चा जो कहता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, तो वो कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा, तो सजा और आज्ञाकारिता में आएगा। क्यों, एक बच्चा ये सोचेगा कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, सजा करेगा अगर मैं पकड़ा जाता हूं तो, है ना। तो वो सजा और आज्ञाकारिता के अंतर्गत आ जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों को ना कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास की अवस्था है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। और कोहलबर्ग ने ना नैतिक विकास की परीक्षण कैसे किया था, तो उन्होंने ना टोटल 11 प्रकार की अलग अलग कहानियां बच्चों को सुना था। उन्होंने अपने बच्चे को भी लिया था, कहानी सुनाया था, और उस कहानी के माध्यम से क्या किया था, उस कहानी के माध्यम से ये जाना था कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सही और गलत के बीच में कैसे फ़र्क करते हैं। तो इस प्रकार की जब निर्णय लेते हैं ना तो उसी निर्णय के आधार पर उसकी नैतिकता को परख किया जाता है बच्चों का। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का चरण दिया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों को केवल नैतिकता के बारे में बताऊँ तो बहुत लंबा है जी, अच्छे से अगर डीप में पढ़ाऊँ तो एकदम ही उसको नहीं पढ़ना है, नॉर्मल यही जान लो आप लोग, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक पहला का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केवल नैतिकता क्या होता है ये जानो, और नैतिकता की जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, इन दोनों को याद रखना है। और नैतिकता के सिद्धांत के अंतर्गत जो कोहलबर्ग है उन्होंने 3 भागों में बांटा है नैतिकता को। कौन कौन सा तीनों को बताएं उसे नोट करना, और एज को भी चाहो तो नोट करके रख सकते हो, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 11 को अब ध्यान से पढ़िए। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है। ऑप्शन ए, ऐसे कार्य की श्रृंखला जो बहुत कठिन है। ऑप्शन बी, सहायता के स्तर को बदलना। ऑप्शन सी, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। या ऑप्शन डी, बच्चों के ZPD के प्रभावशाली तरीके को मापन करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है, तो स्कैफोल्डिंग का जो अर्थ होगा ना वो अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को ना मैं अपने शब्दों में समझाता हूँ कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो। वाइगोस्की नामक एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत दिया है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जान लो। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक अस्थायी ना सहायता होता है। क्या? तो अस्थायी सहायता होता है। मान के चलो ना, एक जो बालक है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, लेकिन पूरी तरह से ना वो साइकिल को क्या है ना बिना किसी की सहायता के वो नहीं चला सकता। तो एक उसके जो पेरेंट्स होंगे या माता पिता होगा ना, तो साइकिल को पीछे से ना अस्थायी उसको पकड़ेगा। पकड़ने के बाद जैसे जैसे वो सीखता जाएगा उस कार्य को, मतलब वो
उस स्किल में ना कौशल महारत हासिल करते जाएगा, वो साइकिल चलाना सीखते जाएगा, तो धीरे धीरे क्या करता है, वो जो उसके पिता जो सहायता उसका कर रहे हैं बीच में छोड़ देगा। तो ये अस्थायी सहयोग जो होगा ना, तो उसे क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आप लोगों के घर में कभी बिल्डिंग बनता होगा ना, मान के चलो लेंटर का आप लोग घर बनाते होंगे, है ना। तो जब पूरी तरह से लेंटर का घर ना ऊपर से छत ढालने की बारी आता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले ना प्लाई वगैरह का क्या दिया जाता है, संरचना दिया जाता है ना, पाड़ा मचान या ढांचा दिया जाता है, प्लाई वगैरह का देते हैं ना जी। उसके बाद फिर ऊपर में क्या किया जाता है, सीमेंट का घोल वगैरह जो जितना भी रहता है सारा चीज़ मटेरियल सीमेंट वगैरह डालते हैं। फिर 10-15 दिन बाद क्या करते हैं, ये जो ना स्थाई अस्थाई जो सहयोग दिया रहता है ना, मतलब जो प्लाई वगैरह लगाए जाते हैं उसको निकाल देते हैं। लेकिन शुरुआती में क्या होता है, इसकी सहायता की आवश्यकता पड़ता है, तो इसी को ही ना पाड़ा मचान या ढांचा बोला जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, अस्थाई सहयोग दिया जाता है। किसी को भी कोई भी कार्य को या कोई भी बालक को ना अस्थायी रूप से उसको सहायता दिया जाता है। जैसे जैसे उस कार्य को सीखते जाता है वैसे वैसे ना उसका जो सहायता है उसको कम करते जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरी की जो सहायता ना वो बंद कर देता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, और हिंदी में पाड़ा मचान या ढांचा बोला जाता है। आपको पिछला क्लास में पढ़ा दिया हूँ, याद कीजिए। तो स्कैफोल्डिंग वही होता है जो ना कोई भी स्किल मान के चलो सीखना चाहता है, तो उसको अस्थायी रूप से उसको सहयोग देंगे, और वो स्किल को जैसे जैसे वो सीखते जाएगा ना, अपना जो सहयोग है वो पीछे करके छोड़ता जाएगा। तो उसे ही क्या बोलेंगे, अस्थायी सहायता को पाड़ा मचान या ढांचा बोला जाता है वाइगोस्की के द्वारा। तो इसी को आप लोगों को याद रखना है। समझ में आया। इसमें भी देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, स्कैफोल्डिंग का अर्थ है इसमें बोला है ना, तो सी को देखो, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। अधिक निपुण मतलब यह है कि कोई अधिक जानकार जो व्यक्ति होगा ना, और जो व्यक्ति जो नहीं जानता होगा उसका वो सहायता लेगा, और सहायता लेते लेते क्या होगा, जब उस स्किल को प्राप्त कर जाएगा, वो सीख जाएगा, तो धीरे से सहायता को बंद कर देगा। तो यही जो विधि होगा उसको स्कैफोल्डिंग पाड़ा मचान या ढांचा बोला जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को समझाना, चाहे आप लोग 10 तरीक़ों से समझो, लेकिन समझ में आप लोगों का आना चाहिए। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ना अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं आपको एक अस्थायी सहयोग दे रहा हूँ, तो इसी को क्या बोला जाएगा, पाड़ा मचान या ढांचा बोला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, एग्ज़ाम दिलाने जाओगे तो आप खुद करोगे ना, मैं आपका मदद नहीं करूँगा, तो क्या होगा, यही कहलाता है पाड़ा मचान या ढांचा, जो आपको अभी सहयोग करूँ लेकिन एग्ज़ाम के टाइम छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आप सारा चीज़ सीख जाओगे। तो इसी को बोलेंगे। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को ध्यान से पढ़िए। मिट्टी से खिलौना बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों का विकास करने का अवसर मिलेगा? ऑप्शन ए स्थूल गत्यात्मक कौशल, ऑप्शन बी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, ऑप्शन सी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 20वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मिट्टी से खिलौना बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों का विकास करने का अवसर मिलेगा? तो वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोग याद करो, मैंने आप लोगों को आपके पिछले कक्षा में बताया था कि क्रियात्मक कौशल जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होता है, और दूसरा स्थूल क्रियात्मक कौशल होता है। क्या? तो पहला जो होता है वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होता है, और दूसरा जो होता है वो स्थूल क्रियात्मक कौशल होता है। 2 प्रकार के कौशल होता है क्रियात्मक कौशल। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्या होता है ये जान लो। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत वे तमाम कौशल आ जाएगा जिसमें आपके हाथ की उंगली काम करेगा, आपकी बॉडी का छोटा छोटा जो हिस्सा है, जो पार्ट है ना, वो अगर काम करेगा तो वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होगा। जैसे एग्जाम्पल जान लो, आपको ना उंगलियों से पेन को पकड़ना, ठीक है, उसके अलावा किसी को इशारे से उंगली से बुलाना, उसके अलावा किसी प्रकार के आप लोग ना अगर खिलौना बनाते हो छोटे छोटे किसी प्रकार से, तो वो क्या कहलाएगा, या किसी बॉटल को पकड़ना, पेन को पकड़ना, ये सारा चीज़ ना जिसमें आपके शरीर का छोटा हिस्सा, आपकी उंगली वगैरह इन्वॉल्व होगा, तो वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा। और प्रश्न क्रमांक 20वां में देखो, मिट्टी के खिलौना बनाने के दौरान बालिका को अपने कौन से कौशल का विकास करने का अवसर मिलेगा? तो एक बात बताओ, छोटे छोटे जो बालिका होगा मिट्टी से खिलौना बना रहे, तो वो किस प्रकार के अपनी बॉडी का उपयोग कर रहे हैं? अपनी बॉडी
का जो उंगली है ना हाथों की, खिलौना बना रहा है तो उंगलियों का उपयोग कर रहा है। उंगली बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा है ना, तो वो क्या होगा, तो वो इसमें सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। सूक्ष्म क्रियात्मक कैसे याद रखना है, देखो 1 2 3 अक्षर, मतलब 3 नहीं 2.5 अक्षर मान लेना। सु अध छ म मतलब 2.5 अक्षर इसमें है ना, 2.5 अल्फ़ाबेट है मान के चलो, या अक्षर है बोल सकते हो। तो ये छोटा कहलाएगा, जिसमें आपकी बॉडी का छोटा हिस्सा काम करेगा, ठीक है। तो ये मानना आप लोग। उसके अलावा स्थूल क्रियात्मक कौशल क्या होगा ये जान लो। तो स्थूल क्रियात्मक कौशल में ना आपका संपूर्ण बॉडी इन्वॉल्व होगा, जैसे दौड़ना, कूदना, भागना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, ये सारा चीज़ क्या आएगा, जिसमें आपका पूरा बॉडी इन्वॉल्व होगा ना। बड़ा कार्य जो होगा वो किस में आएगा, तो स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। और इसको कैसे लेना है, देखो स्थूल लिखा है ना, तो 1 2 3 अल्फ़ाबेट है ये मान के चलना। आप लोग ऐसे ले सकते हो, सूक्ष्म लिखा है मतलब 2.5 अल्फ़ाबेट है, और स्थूल लिखा है मतलब 3 अल्फ़ाबेट है, ऐसे मान करके चल लेना। तब आप लोगों को क्या होगा, 3 अक्षर है मतलब बड़ा कार्य इसमें आएगा, और सूक्ष्म है मतलब 2.5 अक्षर है मतलब छोटा कार्य इसमें आएगा। तो ऐसे आप लोग समझ लेना, रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, केवल समझना। स्थूल का मतलब छोटे छोटे कार्य, पेन को पकड़ना, खिलौना बनाना, बॉटल वगैरह पकड़ना, जिसमें आपकी उंगली वगैरह काम करे, वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाएगा। स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आपका पूरा बॉडी इन्वॉल्व होगा, जिसमें आप दौड़ोगे, चलोगे, कूदोगे, उसके अलावा साइकिल चलाओगे, बाइक चलाओगे, कार चलाओगे, ये सारा चीज़ किस में आएगा, स्थूल क्रियात्मक कौशल में आएगा। देखो विस्तार पूर्वक इसीलिए समझा रहा हूँ, हो सकता है बाद में आप लोगों का दौड़ना दे दे इसके स्थान पर, तो दौड़ना देगा तो ऑप्शन नंबर ए लोगे ना, जी हाँ। पेन को पकड़ना दे दे तो वहाँ पर सूक्ष्म लोगे ना, जी हाँ। और कोई बोले तो समझ में आएगा तो ना आप लोगों का। तो इसीलिए आप लोगों को समझने पर फोकस करना है, रटना आप लोगों को नहीं है इसमें, ठीक है। इसीलिए भले टाइम लगेगा चलेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर ध्यान देना आप लोग, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं कैसे बना पाओगे जी आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को अब ध्यान से पढ़िए। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन ए सिर से पैर तथा शरीर के बाह्य से मध्य की ओर, ऑप्शन बी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाह्य की ओर, ऑप्शन सी पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या ऑप्शन डी पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाह्य की ओर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो याद कीजिए, आपको पिछले क्लास में ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को बताया था और समझाया था कि बालक का जो विकास की दिशा होता है ना, वो 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला जो विकास की दिशा होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, जिसे सिरस्थ धोमुखी विकास या सिफेलोकॉडल के नाम से जानते हैं। आपको समझाया था, एक जो बालक है सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है। इसीलिए देखना, शुरुआती में जो बालक होता है नवजात शिशु, उसका सिर जो होता है ना वो 40% तक की बड़ा नजर आता है। तो सबसे पहले सिर का विकास होगा सिफेलोकॉडल में, सिरस्थ धोमुखी विकास में, और शरीर के ना जो सिर है उसके विकास के बाद ना उसका जो विकास की गति वो पैर तक की जाता है, नीचे की ओर जाता है, पैर की उंगलियों तक की। तो इस प्रकार की जो विकास की दिशा होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे सिरस्थ धोमुखी विकास बोलते हैं, या सिफेलोकॉडल के नाम से जानते हैं, जिसे सिर से पैर की ओर जाता है जो उसकी दिशा होता है वो। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसमें। दूसरा जो विकास की दिशा है वो केंद्राधोमुखी विकास कहलाता है, जिसे प्रोक्सिमोडिस्टल के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है, तो प्रोक्सिमोडिस्टल या केंद्राधोमुखी जो विकास होता है उसमें क्या होता है, एक जो बालक है उसका जो हार्ट होता है ना, जो उसका सेंटर होता है ना, जो उसका दिल रहता है, तो वहाँ का उसका केंद्र का विकास पहले होगा, और उसके बाद फिर उसके शरीर के ना बाह्य की ओर जाएगा, बाहर की ओर, मतलब उसके संपूर्ण शरीर के ना बाहर की ओर जो विकास की दिशा है वो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो उसको ना केंद्राधोमुखी विकास बोलते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल के नाम से जानते हैं। इसको और क्या जानते हैं, देखो मध्य से बाह्य की ओर बोला है ना, तो ये दोनों दिशा को आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लेना, पूछा ही जाता है ऐसे प्रश्न, इसीलिए बता रहा हूँ। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर
नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहले जो बालक का ना विकास की दिशा होगा वो पहले सिर का होगा, सिर से पैर तरफ जाएगा, तथा दूसरा जो होगा वो शरीर के मध्य मतलब उसके हार्ड में इसका विकास होगा, फिर बाहर की ओर जाता है। तो इन दोनों दिशा को याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मजाक में मत लेना इन सारी चीज़ों को, अगर मजाक में लोगे तो फिर एग्जाम आपका मजाक ले देगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, अलग अलग कूट में पूछा जाएगा ना, तब आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को सिंगल प्रश्न बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को क्या है सिंगल प्रश्नों को करना है, आपको अपना समझ को विकसित करना है, मतलब जो आपको समझा रहा हूँ उसको समझना है, क्योंकि इसी को ही कूट में बना करके पूछा जाएगा। तो इसीलिए समझते हुए चलना है, रटना आप लोगों को नहीं है, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 161 को अब ध्यान से पढ़िए। यदि आपकी कक्षा के अधिकतम विद्यार्थी अधिगम मंदता है तो ऑप्शन ए अपने शिक्षण की गति तीव्र करेंगे ताकि विद्यार्थी के बोध के स्तर में वृद्धि हो, ऑप्शन बी बुद्धिमान विद्यार्थी की ओर ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन सी अपना अध्यापन धीमा करेंगे, या ऑप्शन डी अपने अध्यापन धीमा करते हुए कुशाग्र विद्यार्थी को अतिरिक्त मार्गदर्शन देंगे। तो प्रश्न क्रमांक 161 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अपना अध्यापन धीमा रखते हुए कुशाग्र विद्यार्थी को अतिरिक्त मार्गदर्शन देंगे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि आपकी कक्षा के अधिकतम विद्यार्थी अधिगम मंदित हो तो, अधिगम मंदित का मतलब ये होता है, अधिगम का मतलब पहले जान लो। अधिगम का मतलब होता है सीखना होता है, लर्निंग होता है। अब लर्निंग या सीखना में मंदित मतलब धीमी गति से आपकी कक्षा में कई बालक जो है ना वो सीखते हैं, मतलब एकदम आराम से 2 बार 3 बार समझाओ तो ही ले दे करके सीखते हैं। तो इस प्रकार के अगर आपकी कक्षा में बालक है तो आप क्या करोगे, ये बोला है। तो आप क्या करोगे, आप अपना अध्यापन जो है वो धीमा रखोगे, मतलब पढ़ाने की जो है ना उसको धीरे धीरे पढ़ाओगे, और कुशाग्र विद्यार्थी को ना अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करोगे। कुशाग्र मतलब ये होता है कि जो बालक ना एक बार में नहीं सीख सकता है ना, तो उसको क्या करोगे, अतिरिक्त मार्गदर्शन दोगे और उसको समझाओगे अलग से कक्षा वगैरह भी लेकर के, ताकि वह क्या है बाकियों की जो बालक है ना, मतलब बाकी जो बालक है उसके साथ साथ वो भी समझ सके, सीख सके, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 170 को ध्यान से पढ़िए। कॉलम 1 एवं कॉलम 2 सही विकल्प का मिलान करें। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला ए दिया है डिसलेक्सिया, बी दिया है डिस्ग्राफिया, सी दिया है डिसकैलकुलिया और डी दिया है डिस्थीरिया। उसके अलावा पहला इसमें दिया है पढ़ने और भाषा की कठिनाई, दूसरा दिया है अंक गणितीय कौशल में कठिनाई, तीसरा दिया है लेखन कौशल में कठिनाई और चौथा दिया है बोलने की क्षमता में कठिनाई। तो एक तरफ ना ये क्या है, तो एक तरफ से ना ये डिसीज है, क्या है, तो ये एक प्रकार से डिसीज है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बीमारी है जिसके कारण ना अलग अलग जो बालक है ना उसमें अधिगम जो कठिनाई है वो आता है। उसके बाद क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको मेरे को लगता है ना इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन एक बार गेस करो, मैं आपको ना सारी चीज़ों को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 170 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो एक तरफ कॉलम ए और कॉलम बी करके दिया है, दोनों को आपस में सुमेलित करना है, मिलाना है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा और समझ करके क्या करना है, नोट करना है आप लोगों को, और एग्जाम से एक दिन पहले इसे जरूर पढ़ करके जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आपको सरल तरीके से समझाऊंगा, याद करने का तरीका भी। सबसे पहला ए को देखो, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, तो डिसलेक्सिया जो होगा ना वो पढ़ने और भाषा संबंधी कठिनाई जो होगा ना वो डिसलेक्सिया के कारण होगा। मतलब जिस बालक को डिसलेक्सिया संबंधी डिसीज होगा, बीमारी होगा, उस बालक को पढ़ने और भाषा में कठिनाई जाएगा। जैसे अगर कुछ लिखा रहेगा ना, जैसे मिलान, तो उसे वो जिलान पिलान उल्टा पुल्टा पढ़ेगा, लेकिन सेम टू सेम उतना नहीं पढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो कठिनाइयाँ आएगा ना, तो उस बालक को डिसलेक्सिया नामक बीमारी होता है, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा बी को देखो, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किसके अंतर्गत आएगा, तो डिस्ग्राफिया
डिसग्राफिया जो होगा वो लेखन कौशल में कठिनाई होगा। जिस बालक को डिसग्राफिया होगा ना उसको लेखन संबंधी कठिनाई होगा। याद कैसे रखना है ये जान लो। डिसग्राफिया का मतलब क्या होता है, ग्राफ बनाना। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ ऐसे लिख लिख कर, तो लिख लिख कर मैं ग्राफ बना रहा हूँ ना, तो ग्राफ का मतलब क्या होगा, लेखन संबंधी कौशल। ग्राफ से क्या लेना है आप लोगों को, लेखन संबंधी कौशल। ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो लिखना संबंधी बीमारियां किस में आएगा, तो डिसग्राफिया आएगा। समझ में आया याद करने का तरीका। ग्राफ करते हैं, क्या करते हैं, बनाते हैं। ग्राफ कर रहा हूँ मतलब लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ मतलब लेखन संबंधी कौशल में कठिनाई आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसग्राफिया बोलेंगे। उसके अलावा सी को देखो, डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया जो आएगा वो अंक गणितीय कौशल में कठिनाई होगा। मतलब गणित बनाने संबंधी जो कठिनाई होगा ना वो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। अब जान लो कैसे याद रखोगे इसे। डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलिया से देखो, डिसकैलकुलिया से कैलकुलेटर लेना है। देखो ना जी, लिखा ना डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलेटर लेना है कैलकुलिया से। कैलकुलेटर का उपयोग किस में करते हो, गणित बनाने में करते हो। तो गणित संबंधी कठिनाई या गणित संबंधी डिसीज किस में आएगा, तो डिसकैलकुलिया में लेना है। तो डिसकैलकुलिया मतलब गणित बनाने संबंधी कौशल में कठिनाई आएगा, उसको डिसकैलकुलिया नामक डिसीज है, ऐसे समझ लेना। उसके अलावा डिस्थीरिया, तो डिस्थीरिया जो होगा वो किस में आएगा, तो बोलने संबंधी क्षमता में क्या होगा, डिस्थीरिया हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों को याद रखना जी। डिसलेक्सिया जो होगा ना वो क्या होगा, पढ़ने संबंधी। ये आप लोगों को क्या करना है, एक आग को आप लोग रट लेना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 170 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 170 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। पहला करके इसमें दिया है शिक्षार्थी की प्रेरणा, दूसरा दिया है शिक्षार्थी की परिपक्वता, तीसरा दिया है शिक्षण रणनीति, और चौथा दिया है शिक्षार्थी का शारीरिक और भावात्मक स्वास्थ्य। ऑप्शन ए बी सी और डी, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी ए और सी, या ऑप्शन डी ए बी और सी। तो प्रश्न क्रमांक 170 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। मतलब आपकी जो लर्निंग है, जो सीखना है ना, उसको प्रभावित करता है। तो आप में अगर मोटिवेशन होगा, मतलब शिक्षार्थी की प्रेरणा, आप में मोटिवेशन होगा तभी अच्छे से क्या करोगे, सीख पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको प्रभावित करेगा वो। बी को देखो, शिक्षार्थी की परिपक्वता, तो आपकी जो मेच्योरिटी होगा ना जी, उसके हिसाब से वो भी आपको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अच्छा मेच्योरिटी होगा तो अच्छा सीख पाओगे, नहीं होगा तो फिर क्या होगा, प्रभाव होंगे, आप लोगों में प्रभाव होगा। उसके अलावा सी, शिक्षण रणनीति, तो जो तरीका आप लोग अपनाओगे, जो स्ट्रैटेजी आप पढ़ने में अपनाओगे, वो क्या करेगा, आपको प्रभावित करेगा। वो भी अच्छा रणनीति अपनाओगे तो अच्छा प्रभाव मिलेगा, नहीं करोगे तो बुरा प्रभाव मिलेगा, लेकिन प्रभाव आप में होगा ना। उसके अलावा डी देखो, शिक्षार्थी का शारीरिक और भावात्मक स्वास्थ्य, अगर आपका स्वास्थ्य सही है, अच्छा है, हुष्ट पुष्ट हो, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। लेकिन अगर किसी प्रकार से डिसीज़ वगैरह है, आप आलसी हो, तो उसका प्रभाव क्या होगा, डीमोटिवेशन टाइप से होगा। मतलब आप ना क्या करोगे, पढ़ने में कमज़ोर हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नंबर भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये भी क्या करेगा, आपके सीखने को प्रभाव करेगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 172 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। कूट वाली प्रश्न मिल रहे हैं ना आप लोगों को, मज़ा आ रहा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 174 को अब ध्यान से पढ़िए। दावा करके ए करके दिया है, एक स्थिति ए में प्राप्त प्रशिक्षण को दूसरी स्थिति बी में स्थानांतरित किया जा सकता है। कारण आर करके दिया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ए और बी दोनों स्थितियां सार्थक है। ऑप्शन ए, दावा ए और कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर दावा ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, दावा ए और कारण आर दोनों सत्य है लेकिन कारण आर दावा ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, दावा ए सत्य है लेकिन कारण आर गलत है। या ऑप्शन डी, दावा ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो क्या इसका आंसर होगा। और ऐसे प्रश्न एक दो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% लिख करके रख लो।
तो प्रश्न क्रमांक 174 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। दावा ए और कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर दावा ए की सही स्पष्टीकरण है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो दावा ए को पहले ध्यान से पढ़ो। अगर इस प्रकार से प्रश्न मिलता है ना तो जो भी कारण और कथन रहता है उसको पढ़ना होता है। तो दावा ए को ध्यान से पढ़ो। एक स्थिति ए में प्राप्त प्रशिक्षण को दूसरी स्थिति बी में स्थानांतरित किया जा सकता है। ए स्थिति में प्राप्त प्रशिक्षण बोला है, मतलब मान के चलो आपको किसी प्रकार की प्रशिक्षण मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है, तो आप जो सीखते हो, जो ट्रेनिंग मिला है उसको क्या करोगे, दूसरा जो स्थिति रहेगा, दूसरा जो आप लोगों को स्थानांतरण मिलेगा कहीं दूसरे जगह जाने का, तो जो आप सीखे हो उसका उपयोग करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, तो पहला वाला सही हो जाएगा। मान के चलो कोई भी स्किल आप सीखते हो, मान के चलो एक घड़ा बनाना सीखते हो, ठीक है, मान के चलो स्थिति ए में आपने घड़ा बनाना सीखा, लेकिन बाद में कहीं जाते हो, साल भर 2 साल बाद ट्रांसफ़र कहीं होता है, कहीं और जाना होता है, आपको मौका मिलता है, तो स्थिति दूसरा में आप क्या करोगे, उसी स्किल को यूज़ करोगे ना घड़ा बनाने का। तो ये सही होगा कि नहीं ये लाइन? तो ये करेक्ट हो जाएगा। कारण आर को पढ़ो, इसलिए है क्योंकि ए और बी दोनों स्थितियाँ सार्थक है। क्यों आप लोग स्थिति बी में सीखे हो अच्छे से? क्योंकि आपने ट्रेनिंग लिया उसका, तो बी जो स्थिति है उसको अच्छे तरीके से कर पाए हो। और ए और बी दोनों कार्य क्या है, आप भूल पाओगे क्या? एक बार अगर कोई स्किल को सीखो, घड़ा बनाना सीखो या कोई साइकिल चलाना सीखो, मान के चलो बाद में आप लोग 10 साल भी आप लोग साइकिल को चलाओगे ना, चलाने के बाद एक बार सीखने के बाद, तो भूल पाओगे क्या? नहीं भूलोगे ना, वो चलाना आपको आएगा ही आएगा ना, है ना। तो इसलिए है क्योंकि ए और बी दोनों स्थितियां क्या होगा, सार्थक है, इसलिए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं जी इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 176 को अब ध्यान से पढ़िए। पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग संबंधित सहज क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। मतलब आप लोगों को ये बताना है कि एक पावलोव नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, और कुत्ते पर किस प्रकार से प्रयोग किया था आपको ये बताना है। पहला करके कूट में दिया है भोजन प्रदान करना, दूसरा बिना भोजन के लार टपकना, तीसरा घंटी बजाना, चौथा घंटी बजाना और भोजन न देना। उसके अलावा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी सीक्वेंस में जमाना है आप लोगों को, और आपको इसे पढ़ा दिया हूँ। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन 2025 का जो प्री डीलेड इंट्रेंस एग्जाम हुआ था ना उसमें पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये जो टॉपिक है वो, ठीक है। तो इसीलिए बताओ क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर दे दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 176 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, CADB इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग संबंध सहज क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। तो पावलोव द्वारा जो कुत्ते पर प्रयोग किया था ना वो कौन कौन सा होगा ये जान लो। सबसे पहला क्या होगा, घंटी बजाना, इसमें पहला हो जाएगा। और घंटी बजा करके क्या किया जाना, भोजन प्रदान करना, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या होगा, घंटी बजाना और भोजन न देना, इसमें तीसरा हो जाएगा। और अंतिम में जो आएगा ना वो बिना भोजन के लार टपकना, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखो पहला में क्या आएगा, सी आएगा पहला वाला, दूसरा ए आएगा, तीसरा क्या आएगा, डी आएगा, और चौथा बी आएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 176 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग जान लो पावलोव के कुत्ते के प्रयोग के बारे में थोड़ा सा जान लो अच्छे से, ताकि आप लोगों को ना आइडिया रहे, समझ में आए। जो बता रहा हूँ उसे समझना, रटना मत, ठीक है। सबसे पहले पावलोव नामक जो एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ना कुत्ते के सीखने के ऊपर ना प्रयोग किया। कुत्ते के ऊपर कैसे प्रयोग किया, तो सबसे पहले ना एक कुत्ता को क्या किया, एक पिंजड़े में बंद कर दिया, एक जो कुत्ता है वो, और उसे जंजीर से बांध दिया। और बांधने के बाद क्या करता था, जैसे ही सुबह 7 बजता था ना तो पावलोव नामक मनोवैज्ञानिक क्या करता था, सबसे पहला एक घंटी बजाता था, और घंटी बजाने के जस्ट 1-2 मिनट बाद ना कुत्ते को भोजन देता था। ठीक उसी प्रकार से शाम 5-6 बजे को क्या करता था, खाना देने से पहले फिर से घंटी बजाता था, और घंटी बजाने के बाद 1-2 मिनट बाद ना फिर से उसको भोजन देता था। ऐसे ही सुबह शाम कम से कम 1 हफ्ते तक की किया। कुत्ते को क्या किया, घंटी बजाया सुबह और फिर भोजन दिया, शाम को भी घंटी बजाया और भोजन दिया। ऐसे ही 1 हफ्ते तक की उन्होंने चला। लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने क्या किया, पावलोव ने एक बार ना क्या किया, सुबह सुबह घंटी को बजाया, लेकिन उन्होंने भोजन को नहीं दिया। तो
कुत्ते के मन में ये आ गया था कि मेरे को ना रोज़ सुबह शाम घंटी बजाता है और उसके तुरंत बाद मेरे को भोजन मिलता है। रोज़ सुबह शाम घंटी बजाना और भोजन मिलता है, तो उसके माइंड में ये बैठ गया था कि घंटी बजेगा मतलब मेरे को भोजन मिलेगा। तो एक दिन क्या किया था, घंटी तो बजाया लेकिन भोजन उनको नहीं दिया। तो कुत्ता क्या है, बेचैन हो गया और इधर उधर ऐसे ऐसे करके घूमने लगा और उसके मुंह से लार टपकने लगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगा कि घंटी अब बजा है तो मेरे को भोजन मिलेगा। तो इसी को आप लोगों को सीक्वेंस में जमाना है कुत्ते के सीखने के ऊपर को, पावलाव की जिन्होंने प्रयोग किया उसको। तो देखो क्या किया था पावलाव ने, सबसे पहले क्या किया था, घंटी बजाया। दूसरा में क्या किया था, उसको भोजन प्रदान किया। लेकिन एक दिन क्या किया था, घंटी बजाया था और भोजन नहीं दिया था। तो बिना जब घंटी बजाया भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, बिना भोजन के कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा। क्यों? कुत्ते को ये लगा कि यार घंटी बजा है तो अब मेरे को भोजन मिलेगा, उनके माइंड में ये चला। लेकिन भोजन नहीं मिला तो उसके मुंह से क्या हुआ, लार टपकने लगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत बोला जाता है। कुत्ते के सीखने के ऊपर शोध किया था पावलाव नामक मनोवैज्ञानिक ने। याद कैसे रखना है, पावलाव, भाव भाव पावलाव, ऐसे लेना। कुत्ता कैसे भूखता है, भाव भाव, उसी को ले लेना है पावलाव। तो पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। तो ऐसे समझना, कभी कभी इस प्रकार से दे देता है कि कुत्ते पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो पावलाव ने किया था। याद रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है अगर डीप में देना होता है तो, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसी प्रकार से एक ना स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने किसका प्रयोग किया था, तो एक कबूतर पर प्रयोग किया था और उसके अलावा ना चूहा पर प्रयोग किया था। कौन? तो स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया था और उसके अलावा चूहे पर प्रयोग किया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है इन दोनों के बारे में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न क्रमांक 186 को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन करें। कथन एस करके दिया, इसको पढ़िए। सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कारण आर को ध्यान से पढ़िए। सीखने को उपयोगी बनाने के लिए उसे प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, एस और आर दोनों सत्य है, आर एस की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, एस सत्य है किंतु कारण आर गलत है। ऑप्शन डी, एस गलत है किंतु आर सत्य है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए, एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही स्पष्टीकरण है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीचे दिए गए कथन में ना आप लोगों को ये बोला है कि कथन एस और कारण आर दोनों को पढ़ना था और इसमें जो सही है वो लेना था। तो सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले कथन एस को ध्यान से पढ़ना है। पढ़िए ध्यान से। सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जीवन भर आप लोग सीखते रहते हो ना, पर डे, पर टाइम, पर सेकंड, कुछ ना कुछ आप लोग हमेशा सीखते ही रहते हो, सीखते हो ना। तो सीखना एक जीवन पर्यंत तक की चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा कारण आर को पढ़ो। सीखने को उपयोगी बनाने के लिए उसे प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए। मान के चलो आप लोग कोई भी कार्य सीखो, कोई भी स्किल सीखो, तो आप लोगों को जब सीख लियो तो उसका उपयोग करोगे ना जी, उसे क्या करोगे, उस प्रक्रिया से जोड़ोगे ना कि मैं सीखा हूँ तो इसका उपयोग करूँ। तो जब उस प्रक्रिया का उपयोग करोगे, उस कौशल का उपयोग करोगे, तभी ना आपका सीखना सार्थक होगा। तो एक दूसरे को स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग ये बताओ कि दोनों कथन सत्य होगा और एक दूसरे का क्या करेगा, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ना आज के इस क्लास में केवल इतना ही 10 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना था। नेक्स्ट क्लास आप लोगों का फिर से लाऊंगा, उसमें फिर से ना अलग अलग जो टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट उसमें का आप लोगों का लाऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए। आप लोगों का इसका PDF तुरंत अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और हो सके तो 2-4 क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा डाल दूंगा, तो वहाँ से और भी पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।